हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्निंग K12। सो दिस इज आयुष आज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे तो उसको बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। आप लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो उस चीज़ को। सो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, दैट इज़ न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। हालांकि किताब में देखोगे तो उसका नाम है ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, लेकिन सीबीएसई ने नाम बदल दिया है, कुछ टॉपिक्स ऐड कर दिए हैं, तो उस हिसाब से क्वेश्चंस को मैंने फ्रेम किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को याद करके चल जाओ, इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मैं कई बार इस चीज के ऊपर एम्फेसिस डालता हूँ कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही चैप्टर से बच सकते हैं ना, उसके आसपास ही चीजें होंगी। तो अगर आप वो कर लेते हो, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हो, दैट्स इट। और क्या चाहिए जीवन में। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द आसियान विजन 2020, मतलब आसियान विजन 2020 के कंपोनेंट्स क्या है। देखो 2 मार्कर क्वेश्चन है, 2 पॉइंट होने ही चाहिए, बहुत जरूरी है। और 2 पॉइंट नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा 1 पॉइंट और भी ऐड कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने एक लास्ट में 1 पॉइंट का ऐड कर दिया है, तो दैट इज ऑल्सो फेयर इनफ। तो क्या है आसियान विजन 2020? तो आसियान विजन 2020 के बारे में हमने पढ़ा होगा कि इसमें आसियान ने एक आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी को अडॉप्ट करने की कोशिश करी, ताकि आप जो बाहरी दुनिया है, उनके जो अफेयर्स हैं, उनके साथ भी एक्टिवली आप पार्टिसिपेट कर सको, उसमें मीडिएट कर सको। लाइक इसमें यहाँ पे आप दिखोगे तो आसियान विजन 2020 हैज़ डिफाइंड एन आउटवर्ड लुकिंग रोल फॉर आसियान इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ये बस उस चीज़ के बारे में है कि आखिर था क्या। इसमें क्या था कि आसियान की जो पॉलिसीज़ है, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, उसके ऊपर एक टॉपिंग का काम, जैसे पिज्ज़ा में क्या होता है, उसके ऊपर टॉपिंग करते हैं, उसके ऊपर चीज़ है ना, और ये सारी चीज़ें डालते हैं। तो वैसे ही आसियान की जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी, उसके ऊपर एक और पॉलिसी को ऐड कर दिया ना, देने वाली चीज़ हुई कि हम लोग क्या करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट जो है इस रीजन में, उससे बेहतर है कि पीस टॉक, ठीक है, बातों से मसलों को सुलझाएंगे। तो ये था आसियान विजन 2020 कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसकी जगह पे वार्ता, इन सब चीज़ों से हम लोग नेगोशिएशन, इन सब चीज़ों से हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें। तो कंबोडियन कन्फ्लिक्ट हो, इस तिमोर क्राइसिस हो, इस जगह पे जो प्रॉब्लम्स हुए थे उसको भी सॉल्व किया गया था। तो ये चीज़, साथ ही साथ ईस्ट एशियन समिट भी ऑर्गेनाइज करता है आसियान, रेगुलरली ईस्ट एशियन समिट को ऑर्गेनाइज करता है, उसमें इंडिया भी पार्ट है, इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है। तो दीज विद द कंपोनेंट्स ऑफ आसियान विजन 2020, राइट। फेयर है ना, बहुत आसान सा सवाल था, मैंने आपको बता भी दिया और मैं उसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि बस पढ़ दे रहा हूँ लाइन को, नहीं, मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि आखिर चीज़ें हैं क्या। लेकिन अब देखो, अगर यही क्वेश्चन ना 4 मार्कर में रहता तो थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते थे। यही चीज़ है, सेम क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा और ऐड कर सकते थे। उसमें आप ना हेडिंग डाल सकते थे, शुरू में हेडिंग डाल सकते थे कि आसियान क्या था। तो आसियान का फुल फॉर्म आप लिख सकते थे, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और उसके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में आप लिख सकते थे कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1967 एंड थ्रू द बैंक ऑफ चार्टर एंड ऑल। ये सारी चीज़ें लिखकर एक हेडिंग बना सकते थे, और उसके बाद 3 पॉइंट लिख सकते थे। बहुत बढ़िया, इस तरीके से आपको आंसर फ्रेम करना है। और आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि आपको पता है कि ब्लेड लर्निंग ने लास्ट ईयर भी आंसर राइटिंग कोर्स लॉन्च किया था एंड काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, और इस साल भी हम लोग आंसर राइटिंग कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको जो टॉप क्वालिटीज़ के वीडियोस हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, कैसे अपने आंसर को बेटर बना सकते हो, कैसे जो बाकी स्टूडेंट है उनसे अपने आंसर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, और एग्जामिनर को कैसे ट्रिक किया जाता है, वो भी चीज़ें हम उसमें बताई जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। साथ ही साथ जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस के जो आंसर्स होते हैं, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के आंसर से काफ़ी डिफरेंट होगा, उसमें अलग मेथड लगेगा, और इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री में अलग अलग मेथड लगेंगे। तो कैसे आप अलग अलग सब्जेक्ट के आंसर्स को अच्छे तरीके से लिख सकते हो, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टिप्स एंड ट्रिक्स उन कोर्स में आपको मिल जाएगा। तो हम लोग लेके आएंगे जल्दी ही, और उसके लिए बहुत तैयारी हो रही है। बहुत सारे बच्चे ना ये कमेंट कर रहे थे कि सर ब्लेड लर्निंग आंसर राइटिंग कोर्स कब लेके आएगा, तो उनके लिए बता दूं कि आंसर राइटिंग कोर्स हम लोगों का तैयार था, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि नहीं, बच्चों की क्या दिक्कतें हैं उसको भी शामिल किया जाए। तो सुधांशु सर ने वीडियो डाला था कि आपने प्रॉब्लम्स को बताओ, और उन प्रॉब्लम्स को ऐड किया जा रहा है। तो उन प्रॉब्लम्स को केटर करते हुए हम लोग और इनरिच कर रहे हैं वीडियो को, और उस कोर्स में हम लोग आगे बात करेंगे, और जल्दी आने वाला है वो कोर्स। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन के साथ। मेंशन एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क, ठीक। सार्क के 2 ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखने हैं। सार्क के बारे में आपको पता होना चाहिए, साउथ एशियन नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1985 में बना था, ढाका चार्टर को साइन करके। इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अगर बात करें तो देखो, अगर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऑब्जेक्टिव नहीं पता हो ना, तो एक थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाया करो कि सबका काम क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं कोऑपरेशन के लिए, म्यूचुअल कोऑपरेशन होगा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा, पीस एंड स्टेबिलिटी बरकरार रखने के लिए, यही चीज़ें तो है। तो यूरोपियन यूनियन हो, सार्क हो, ब्रिक्स हो, सब में ना मिला जुला के खिचड़ी वाला चीज़ की कुछ ना कुछ वहाँ पे मिला सकते हैं। वो जो होता है ना एक कि आलू, तो आलू कैसा होता है, किसी भी सब्जी के साथ मिक्स हो जाता है, वही वाली चीज़ है कि ये कुछ
आलू आप तैयार रखो जिसको आप कहीं पर भी चेप सको। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होते हैं कि कॉमन होते हैं, चाहे आसियान ले लो, ब्रिक्स ले लो, यूरोपियन यूनियन ले लो, सभी जगहों पे ये चीज़ें कॉमन होगी। तो इस तरीके से सार्क के भी ऑब्जेक्टिव हैं, तो थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा इंटेलिजेंटली खेलना है कि ऐसा नहीं कि सार्क में आप घुसा दे रहे हो कि नहीं यूरोप के कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन, नहीं। ऑब्वियसली सार्क है तो साउथ एशियन नेशन में जो कोऑपरेशन है उसको प्रमोट करेगा, वहाँ के लोगों के वेलफेयर की बात करेगा, वहाँ पे इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस की बात करेगा। तो ये चीज़ लिखा हुआ है, तो फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया and improve their quality of life plus to accelerate economic growth, social progress and culture development and सारी चीज़ें। तो सार्क के बारे में आप लिख दोगे, 2 पॉइंट कहीं नहीं जाने वाले, 2 मार्क आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन 4 मार्कर क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड चाइनाज एडॉप्शन ऑफ द सोवियत मॉडल ऑफ इकोनॉमी, कि आखिर क्या कारण थे जिसके कारण से चाइना ने सोवियत मॉडल ऑफ इकोनॉमी को अडॉप्ट करा, मतलब जो एक कह सकते हो कि सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी और इकोनॉमी को अडॉप्ट करा, एंड इन व्हाट वेज डिड चाइना बेनिफिटेड बाय इट, कि चाइना को इससे किस तरीके से फायदा मिला था। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे चाइना के? चाइना देखो, सोवियत यूनियन की जहां तक बात करें उसी पैटर्न पे बेस चाइना का भी था। चाइना 1949 में पीआरसी बनता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और उसने भी शुरुआती समय में देखा कि सोवियत यूनियन काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है चीज़ें, तो इन्होंने सोचा कि हाँ हम लोग भी उसी मॉडल को अपनाते हैं, और ना केवल चाइना बल्कि दुनिया के बहुत सारे मुल्क उस तरीके से, जिस तरीके से सोवियत यूनियन काम कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुए थे। तो और चाइना भी कम्युनिस्ट कंट्री है, तो वहाँ पर भी ऑब्वियसली सोशलिस्ट आइडल शुरुआती दिनों पर रहे थे। तो उसने क्या क्या उनके कारण रहे होंगे? तो सबसे पहला काम कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? सबसे पहला कि टू क्रिएट स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्रीज। स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्रीज का मतलब क्या हो गया कि एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि स्टेट का ज़्यादा रोल होता है, मेन रोल उनका होता है। तो एक हैवी इंडस्ट्रीज का, एक स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्रीज का एक पूरा क्लस्टर तैयार किया जाए, और वहाँ से जो वो कैसे हो, फिर से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मार्कर क्वेश्चन कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड चाइनाज एडॉप्शन ऑफ सोवियत मॉडल ऑफ इकोनॉमी एंड इन व्हाट वेज डिड चाइना वाज बेनिफिट फ्रॉम इट। मतलब चाइना ने क्यों सोवियत मॉडल ऑफ इकोनॉमी को अडॉप्ट करा एंड किस तरीके से चाइना को फायदा मिला। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखो, जैसा कि आपको पता होगा कि पीआरसी 1949 में बना था, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और वो एक कंट्री है। तो सोवियत मॉडल को अडॉप्ट करने का एक थोड़ा सा ये कारण भी बनता है कि हाँ भाई, हमारे दोनों की जो आइडियोलॉजी है वो कमवेज जैसी है। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ज़रूरी था चाइना के लिए, वो ये कि देखो सोवियत यूनियन ना उस समय में शुरुआती सालों में, भले बाद में आके 1960s 70s में आके वो खराब परफॉर्म करने लगा, बट शुरुआत में तो सोवियत इकोनॉमी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, और ना केवल चाइना बल्कि दुनिया के कई सारे मुल्क सोवियत इकोनॉमी से इंस्पायर हुए थे। ठीक है, और पर्टिकुलरली अगर चाइना की बात करें तो चाइना चाहता था, देखो चाइना में ना बहुत बुरी स्थिति थी, जैसे आज़ादी के बाद हम लोग के यहाँ पे बहुत बुरी स्थिति थी ना, वैसा ही चाइना, और इवन की अगर मैं कहूँ तो ये कोई गलत नहीं होगा कि इंडिया से भी बुरी स्थिति में चाइना था शुरुआती दिनों में। ठीक है, तो ये स्थिति था। अब चाइना ने क्या सोचा कि भाई अब कैसे हमारे देश को विकसित किया जाए, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो एग्रीकल्चर है वहाँ से जो कैपिटल मिलता था ना, एग्रेरियन इकोनॉमी जनरली नॉर्मली जो प्रिमिटिव स्टेट एंड शुरुआती स्टेज पे होते हैं तो वहाँ पे एग्रीकल्चर ही होता है। तो एग्रीकल्चर से जो पैसा आएगा उसको यूज करके हम लोग हेवी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करेंगे, और हेवी इंडस्ट्रीज में किसका? स्टेट हेवी इंडस्ट्रीज, मतलब स्टेट का ज़्यादा रोल रखेंगे, और ऑब्वियसली कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट कंट्री में स्टेट का रोल ज़्यादा होता है। तो एग्रीकल्चर से पैसा कमाकर हेवी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट किया जाए, ये उसका मेन था। दूसरी चीज़ कि चाइना के पास फॉरेन एक्सचेंज कम थे शुरुआती दिनों में, कहाँ से आएगा फॉरेन एक्सचेंज? ठीक है, तो बाहर से आप चीज़ों को खरीद नहीं सकते हो, तो अब क्या करो, आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करो कि बाहर से खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़े। धीरे धीरे चाइना ने अपना जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको बेटर करने का प्रयास किया। ठीक है, जैसा सोवियत यूनियन में भी हो रहा था। सोवियत यूनियन दुनिया से ऐसा थोड़ी था कि वर्ल्ड के साथ ट्रेड कर रही थी एंड बहुत बड़े लेवल पे, उन्होंने भी अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बहुत बेहतर कर लिया था। तो लाइक वाइज चाइना ने भी सोचा कि हम लोग को बाहर से खरीदने की जरूरत ना पड़े, हम लोग खुद से ही डेवलप कर ले चीज़ों को। तो ये एक मेन ऑब्जेक्टिव था।
अब इससे चाइना को क्या फ़ायदा मिला? चाइना को ये फ़ायदा मिला कि अपने रिसोर्सेज का यूज़ करके उन्होंने अपने फाउंडेशन को तैयार किया। उनकी जो इंडस्ट्रियल इकॉनमी आज इतनी बड़ी है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है, उस फाउंडेशन को उसने तैयार कर लिया था। दूसरा, सोवियत मॉडल को अडॉप्ट करने का फ़ायदा ये मिला कि अपने सिटीजन्स को उन्होंने सोशल वेलफेयर स्कीम का फ़ायदा दिया। एजुकेशन, हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर, ये सारी चीज़ें फ्री या फिर बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज हुआ करते थे, ठीक है, एंड बेटर हेल्थ वगैरह ये सब इंश्योर करवा दिया। तो दीज वर द मेन ऑब्जेक्टिव एंड हाउ चाइना वाज बेनिफिटेड फ्रॉम इट। सो ये पर्टिकुलर रीजन थे एंड इससे चाइना को काफ़ी ज़्यादा मिला। फेयर इनफ, याद हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, चाइना फॉलोड इट्स ओन पाथ इंट्रोड्यूसिंग मार्केट इकोनॉमी, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद 4 सुटेबल आर्गुमेंट्स। देखो बहुत सारे बच्चे ना ये भी कमेंट में लिखते हैं कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। भाई साहब ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन ही हैं या मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन हैं, तो उसका पूरा मिक्सचर आपको देखने को मिला। कुछ क्वेश्चंस इसमें पुराने जो बोर्ड्स हो चुके हैं उसके लिए गए हैं, कुछ खुद से तैयार करके, कुछ जो सैम्पल पेपर है वहां से लिए गए, सीबीएसई के सैम्पल पेपर है। तो जो क्वालिटी क्वेश्चन है वो मिल रहा है। तो ऐसे ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की जरूरत इसके अलावा आपको नहीं पड़ेगी। एक वीडियो देखो एनफ, और रिविजन भी हो जाएगा, ये तो होता ही है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि चाइना ने ना अपना पाथ अडॉप्ट किया। चाइना में जो एक ट्रांजिशन था सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ जाना, मार्केट इकोनॉमी की तरफ जाना, वो अपना पाथ अडॉप्ट किया जो कि सोवियत इकोनॉमी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। तो देखो आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, आपने वीडियो आई थिंक देख लिया होगा, नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखो। लेलिना केटवेल के चैनल पे वो वीडियो बना हुआ है, बहुत ही अच्छा वीडियो है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के। तो नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया गया है। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जो चाइना है ना, उसने सोवियत मॉडल को फॉलो नहीं किया था इस ट्रांजिशन के लिए, वहां पर शॉक थेरेपी नहीं आया। सोवियत यूनियन ने क्या किया था, सीधा सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ चले आए, तो एक झटके में ही चेंज लिया है। चाइना ने नहीं किया, चाइना ने ग्रेजुअली अपनी इकोनॉमी को चेंज किया था, इकोनॉमिक मॉडल को चेंज किया था। तो चाइना शॉक थेरेपी के लिए नहीं गई, बल्कि स्टेप बाय स्टेप उसने अपनी इकोनॉमी को ऑपरेट किया। सबसे पहले एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज किया 1982 में, उसके बाद इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज किया 1988 में, उसके बाद कुछ एरिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए और उन जोन्स में ही जो वर्ल्ड ट्रेड है एंड ट्रेड बैरियर्स है उस चीज़ को वहाँ पर स्टार्ट किया, मतलब ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म किया गया ताकि वर्ल्ड ट्रेड हो सके है ना, सारी चीज़ें, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स आके वहाँ पे वो इंडस्ट्री सेटअप कर सके और वहाँ पर इन्वेस्ट कर सके, राइट। तो और लेकिन उसके साथ साथ ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से इकोनॉमी को खोल दिया, उसमें भी स्टेट का रोल था, स्टेट का सब्सटैंशियल रोल हुआ करता था। ऐसा नहीं कि सारा प्राइवेट हाथों में छोड़ दिया, स्टेट का भी रोल था, ठीक है। फिर से रिवाइज करवा दो। पहली चीज़, शॉक थेरेपी की तरफ नहीं गई बल्कि ग्रेजुअल मार्केट इकोनॉमी की तरफ चाइना ने मूव करा। 1982 में एग्रीकल्चर का, 1988 में इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन किया गया। उसके बाद SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया और उसी एरिया में ट्रेड बैरियर्स को लूजन करे गए, साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स को वहाँ पर छूट दी गई कि वहाँ पर आके अपने इंटरप्राइजेस को सेटअप कर सकते हो, मतलब वर्ल्ड ट्रेड से आप इंटीग्रेट कर सकते हो। नेक्स्ट, स्टेट का रोल सब्सटैंशियल रहा था। ऐसा नहीं कि स्टेट का रोल पूरी तरह सरकार ने हाथ पूरे खींच लिए थे, नहीं, ऐसा नहीं था। स्टेट का रोल सब्सटैंशियल था वहाँ की इकोनॉमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द इकोनॉमी ऑफ चाइना दो इट हैज़ ग्रोन एज एन इमर्जिंग सेंटर ऑफ पावर। भले चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी आज के समय बन गई, लेकिन इसके होते हुए भी कुछ चैलेंजेस हैं जिसको चाइना को फेस करना पड़ रहा है। तो आखिर क्या चैलेंजेस? तो आप लिख सकते हो कि हाँ, चाइना ने बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप इसमें एक हेडिंग भी डाल सकते हो यहाँ पर कि येस वी एग्री दैट चाइना नाउ इज द second largest economy of the world, but still it has many problems. क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट चाइना में देखोगे तो नियरली 100 मिलियन पीपल वहाँ पे जो है अनएम्प्लॉयड है, आज भी जॉब की तलाश कर रहे हैं। फीमेल एम्प्लॉयमेंट रेट आज भी काफ़ी कम है। साथ ही साथ जो वर्किंग कंडीशंस है, क्योंकि वहाँ पर चीप लेबर है, आबादी इतनी ज़्यादा है तो लेबर्स काफ़ी ज़्यादा चीप होते हैं, तो वर्किंग कंडीशन भी वहाँ पर बेटर नहीं है। जैसे यूरोप में 19वीं शताब्दी में हुआ करता था, वैसा चाइना का अभी हाल है, ठीक है। जो एक्सप्लॉयटेशन होता था, आपने पढ़ा होगा, जिसके बाद फिर कार्ल मार्क्स और आते हैं और फिर बात करते हैं वर्कर्स के बेनिफिट के एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। तो ये था, मतलब जो वो समय था ना, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड ऑल, ये समय, उस समय में जिस तरीके से लेबर्स को अच्छे वर्किंग कंडीशन नहीं दिया जाता था, चाइना में अभी ऐसा हाल है। साथ ही साथ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, करप्शन, ये सब बहुत वहाँ पर है अभी भी। इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है,
ठीक है। रिच और पुअर के बीच में काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी है। फिर चाइना में आप देखोगे रीजनल इम्बैलेंस है, कुछ एरिया जो आप देखोगे ना ईस्ट साइड वाले वो एरियाज प्रॉस्पेरस है, बाकी वेस्ट साइड है, बाकी जो इलाके हैं वो अभी भी पिछड़े हुए इलाके हैं। तो चाइना में ये रीजनल इम्बैलेंस भी है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो जो कि चाइना में अभी भी दिक्कतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन आसियान एंड ब्रिक्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन। आसियान और ब्रिक्स के बारे में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो बेटर ये रहेगा कि आप ना जिस तरीके से मैंने आपको लिखा है दिखाया है इस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करो। ऐसा बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं कि आप आसियान के बारे में हेडिंग दे दोगे एंड उसके बाद कुछ पॉइंट लिख दोगे आसियान के बारे में, फिर क्या करोगे ब्रिक्स के हेडिंग दे दोगे आप, फिर लिख दोगे। ये एक सही तरीका नहीं होगा। उससे बेटर है कि जब आपको डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ना ऐसे बनाओ, ठीक है, ये एक बॉक्स बना दो या फिर जो भी है बॉक्स बनाओ या नहीं बनाओ, बट ऐसे डिफरेंशिएट करो, ठीक है, सामने सामने बेसिस देकर। पहला बेसिस फुल फॉर्म, तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। फॉर्मेशन की बात है तो ब्रिक्स का फॉर्मेशन 2006 में हो गया था, तब वो ब्रिक था, BRIC, मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना ही था। बाद में 2009 में जब साउथ अफ्रीका ज्वाइन हो जाता है तो इसका नाम ब्रिक्स बन जाता है। वही आसियान के फॉर्मेशन की बात करें 1967 का फॉर्मेशन हुआ था बैंकॉक चार्टर को साइन करके। उसके बाद एरियाज की बात करें तो ब्रिक्स का जो एरिया है वो आप एक इंटर कॉन्टिनेंटल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, क्योंकि इसमें अलग अलग जो कॉन्टिनेंट है उसके मेंबर्स हैं यहाँ पे। क्योंकि आप देखोगे इंडिया चाइना तो ये एशिया से हो गए, फिर ब्राज़ील जो है वो आपका लैटिन अमेरिका था, साउथ अमेरिका से हो गया। उसके बाद साउथ अफ्रीका जो है वो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, रशिया तो एशिया में है और यूरोप ये वाली चीज़ है। तो इंटर कॉन्टिनेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये है। बट आसियान क्या है कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, एक पर्टिकुलर रीजन वाइज ही में ही उसके मेंबर्स हैं। सारे साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशंस हैं वही इसके मेंबर हैं। इसके रीज़न की बात करें, ब्रिक्स के रीज़न क्यों फॉर्म हुआ था, तो दरअसल डेवलप कंट्रीज़ जो पूरी तरह से डोमिनेट करती है वर्ल्ड इकॉनमी को, उसको चैलेंज करने के लिए एक तरीका है, वो उसको बनाया गया था। इसके बारे में मैंने पढ़ा रखा है कि जो नील ओब्रायन थे उन्होंने इस चीज़ को, वर्ड को क्वाइन किया था। और फिर गोल्डमैन सैक्स जो था उसने प्रिडिक्ट किया था कि दुनिया में ये जो 4-5 मुल्क है जो फास्टेस्ट डेवलपिंग इकॉनमी है वो दुनिया में आगे बढ़ के वर्ल्ड इकॉनमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो इन्होंने भी सोचा चलो ठीक है हम लोग भी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर लेते हैं। और आसियान की बात करें तो उसके फॉर्मेशन के पीछे कहानी यही है कि कंटिन्यूस कोलाइजेशन एंड वर्ल्ड वॉर 2 और काफ़ी सारी चीज़ों का इनको सामना करना पड़ा, सिविल वॉर एंड सारे सिचुएशन एंड कोल्ड वॉर के समय में भी यहाँ पे स्थिति खराब थी। तो इसके साथ उन्होंने सोचा कि नहीं हम लोग म्यूचुअल कोऑपरेशन से अपनी इकॉनमी को बेटर करेंगे, अपने देशों को बेहतर करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो वही म्यूचुअल बेनिफिट फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और इसमें भी कुछ कुछ सेम सेम ही होगा। ऑब्जेक्टिव तो क्या ही डिफरेंट होंगे, कुछ सेम ही चीज़ है। बस ये है कि पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, ये आप आसियान में बेटर लिख सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो। ये एक सही तरीका होगा आंसर को प्रेजेंट करने का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। द यूरोपियन यूनियन इज अ नेशन स्टेट मोर देन दैट एन इकोनॉमिक यूनियन, जस्टिफाई। यूरोपियन यूनियन को आप एक नेशन स्टेट कहा जा सकता है, इससे ज़्यादा की एक इकोनॉमिक यूनियन है, इसको जस्टिफाई करना है। इट स्टार्टेड एक्टिंग लाइक अ नेशन स्टेट। तो क्यों? तो देखो सबसे पहले आप हेडिंग दोगे, यूरोपियन यूनियन के बारे में लिखोगे। यूरोपियन यूनियन जो है वो 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था बाय द साइनिंग ऑफ maastricht ट्रीटी, एंड maastricht वैसे नीदरलैंड्स में। और कुछ फीचर्स के कारण इसको आप नेशन स्टेट कह सकते हो। हालांकि नेशन स्टेट नहीं है लेकिन कहा जा सकता है एक सेंस में, माना जा सकता है एक सेंस में, क्योंकि इसके पास अपने फ्लैग है, अपना एक एंथम है, अपना एक पार्लियामेंट है, ठीक है। EU का जो पार्लियामेंट 1958 में बना था, इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो इसके मेंबर नेशन से मतलब जो EU के मेंबर हैं वहाँ से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होते हैं। इसका अपना एक फाउंडिंग डेट है 1 नवंबर 1993 में ये फाउंड किया गया था। अपनी एक करेंसी है यूरो, जो कि ज़्यादातर EU के मेंबर्स एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनकी अपनी कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज भी होती है, सम फॉर्म ऑफ। तो ये चीज़ अच्छा, इस आंसर को और बेहतर कैसे बना सकते हो पता है? इसमें ना आप एक चीज़ इनोवेटिव कर सकते हो। आप ना साइड में जब आप फ्लैग की बात करो तो वहाँ पर एक बॉक्स बनाकर ये फ्लैग बना सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने यहाँ पर फ्लैग दे दिया है, बट आप पेन से बना सकते हो। करना कुछ नहीं है, बस एक बॉक्स बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है और उसमें स्टार डाल देने हैं। कितने स्टार है? 12 स्टार है, आपको पता होगा, तो 12 स्टार बना देने। आंसर प्रेजेंटेबल बन गया। थोड़ा सा अपने पेन का यूज़ करो और उसको कलर कर दो, बन गया हमारा आंसर दूसरों से बेहतर।
ठीक है, वैसे तो बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, इम्प्लीमेंट करो, ठीक है, नंबर बहुत बढ़िया मिलेंगे। और नंबर इस क्वेश्चन में तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ एक इम्प्रेशन बन जाता है आपका जो एग्जामिनर होते हैं उनके निगाहों में कि हाँ ये बच्चा बहुत अच्छे तरीके से आंसर प्रेडिक्ट कर रहा है, तो आगे के क्वेश्चन में भी आपको फायदे मिलेंगे, आगे के आंसर्स में भी फायदे मिलेंगे। तो यहाँ पर इनोवेशन ये कर सकते हो, एक बॉक्स बना के फ्लैग बना दो, जहाँ पर भी अपने इनपुट्स डाल सकते हो ना जल्दी में, ऐसा नहीं कि उसको बनाने में 15 मिनट लगा दिए, जल्दी में जो चीज़ें कर सकते हो ज़रूर करना। इवेलुएट ब्रिक्स एज एन इमर्जिंग सेंटर ऑफ पावर, ब्रिक्स के बारे में आपको लिखना है, ब्रिक्स के बारे में पूरी कहानी लिखनी है, तो ब्रिक्स के बारे में आप लिख सकते हो कि ब्रिक्स एन एक्रोनिम है, जैसे 5 मेजर इकोनॉमीज। अच्छा, क्योंकि ये 6 मार्कर क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 6 पॉइंट तो आपके होने ही चाहिए। तो ब्रिक्स के बारे में आप लिखो कि ब्रिक्स एक एक्रोनिम है जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका इसके मेंबर है। 2006 में बना था। उसके बाद शुरू में ये ब्रिक था, मतलब इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था, साउथ अफ्रीका 2009 में ऐड होता है, उसके बाद ये ब्रिक्स बन जाता है। ब्रिक्स कंट्रीज को देखा जाता है कि इमर्जिंग सेंटर ऑफ पावर हैं, ठीक है, क्योंकि ये रैपिडली ग्रोइंग इकॉनमीज एंड दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और साथ ही साथ इनका अपना पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है, डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस भी है। बहुत सारे एरियाज में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी एंड कल्चरल इशूज में ये लोग कोऑपरेशन को एक्सपैंड कर रहे हैं। ब्रिक्स कंट्रीज की ताकत की बात करें तो यहाँ पर अराउंड 3 बिलियन पीपल ये पांचों कंट्री में रहते हैं, अराउंड 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये कवर करते हैं, और इनका जो टोटल जीडीपी है, पांचों कंट्री के जीडीपी को मिला लो तो $16 ट्रिलियन से ज़्यादा बन जाता है। तो ये चीज़ है। साथ ही साथ ब्रिक्स जो है ना वो तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा है, अपना एक इंस्टीट्यूशन भी उसने तैयार कर रखा है, देख रहे हो, जो वर्ल्ड बैंक और IMF है उसके बारे में क्रिटिसिज्म बार बार ये मिलता है कि जो डेवलप कंट्रीज है उसके बेनिफिट के लिए काम करते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक एक तरह से डेवलप कंट्रीज, वेस्ट कंट्रीज के पपेट्स, उनकी बेहतरी के लिए काम करते हैं, ठीक है। अगर आप वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के लिए जाओ तो बहुत अच्छा एक टर्म है कि भाई आपको ना बाय वन गेट वन फ्री मिलेगा, कि पैसा तो वो दे देंगे, तो मुश्किल से देते लेकिन पैसा दे देंगे, साथ ही साथ नसीहत भी देंगे कि तुम ऐसा करो तब पैसा देंगे, तुम ऐसा करो तब पैसा देंगे। ये बड़ी खराब चीज़ है, ठीक है। तो वो आपके इंटरफेयर करेंगे आपके मैटर्स में, तो ऐसा देखने को मिला, और वेस्टर्न इंटरेस्ट को ज़्यादा वो लोग केटर करते हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज को कोई पूछता नहीं है, या अंडर डेवलप कंट्री को कोई पूछता नहीं है, तो इसके लिए ब्रिक्स ने बनाया कि अपना बैंक बनाते हैं, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया है और काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इवन आपको बता दूं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक्स के कई सारे और भी मेंबर हो गए, ब्रिक्स तो हैं ही, उनके साथ अलग मेंबर हैं कई सारे, UAE है, बांग्लादेश हो गया, इजिप्ट हो गया, इवन कि सऊदी भी अब ट्राई कर रहा है कि ब्रिक्स के पार्ट बन जाए हम लोग। तो ये सारी चीज़ें, तो इसका एक्सपेंशन हो रहा है क्योंकि एक बहुत अच्छा सेंटर ऑफ पावर बनता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने ब्रिक्स के इस आंसर को बेहतर बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज सार्क, हाईलाइट सम की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट एंड व्हाट आर द चैलेंज बिफोर दिस ऑर्गेनाइजेशन। सार्क के बारे में आप लोग लिखना है। सार्क के बारे में पहले हेडिंग लिखोगे कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, अर्थात सार्क इज द रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फॉर्म्ड इन ढाका 1985, ठीक है। इसके मेंबर कंट्रीज की बात करें तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका। आई होप कि आपको निमोनिक्स पता ही होगा इसका निमोनिक क्या होता है, MBBS, पेन, दर्द को कौन ठीक करता है, MBBS, राइट। तो आप लिखोगे मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल, ये 8 कंट्रीज के मेंबर है। अफगानिस्तान पहले इसका मेंबर नहीं था बट बाद में इसको ऐड करवाया गया था। तो ये सार्क हो गया। सार्क के कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखोगे, और ऑब्जेक्टिव्स आपको पॉइंट इस तरीके से नहीं लिखना है, इस तरीके से आप लिखोगे ज़्यादा बेटर होगा। इससे फायदा ये भी है कि आपको लंबे लंबे सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, और दूसरा फायदा ये है कि ज़्यादा बेहतर लगता है क्वेश्चन लिखने में, आंसर लिखने में। तो वही चीज़ मैंने आपको कई बार बताई, आलू है, आलू हर एक के साथ आप उसको छेप सकते हो। वही चीज़ यहाँ पर भी है कि सार्क के ऑब्जेक्टिव्स को भी आप इसी तरीके से लिख सकते हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, रीजनल पीस एंड कोऑपरेशन बनाना है, ट्रेड बनाना है, डेवलपमेंट करना है रीजन का। यही चीज़ ना आप आसियान के साथ भी डाल सकते हो, यूरोपियन यूनियन के साथ डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप देना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव। चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस यही है कि जो मेंबर स्टेट है उनके बीच में राइवलरी चलती रहती है, टेंशन चलती रहती है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कितना राइवलरी है, इसके कारण से सार्क का नेक्स्ट समिट हुआ ही नहीं है। म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस नहीं है एक दूसरे कंट्रीज़ पे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग अलग स्तर पे है, भारत काफ़ी आगे है, बाकी पाकिस्तान और बाकी देश जो है वो काफ़ी अभी भी पीछे है। डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम है, अगर आप देखोगे तो जो पाकिस्तान है कई बार उसमें दिक्कतें आती रहती है, कभी मिलिट्री कू हो जाता है और ये सारी चीज़ें होती रहती है। नेपाल में भी हाल में जाकर वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई, तो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम भी और डिफरेंट नेचर भी है वहाँ की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। नेक्स्ट,
What do you mean by SAFTA? How did it evolve and what are the different takes of different countries on it? SAFTA आखिर क्या है, ठीक है, और ये कैसे इवॉल्व हुआ और डिफरेंट कंट्रीज का इन पे क्या सोचना है इसके बारे में। साफ्टा मतलब साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, और एक तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है सार्क नेशन का। साउथ एशियन जो नेशंस हैं उनका एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। 6 जनवरी 2004 को इसको साइन किया गया था इस्लामाबाद में, और ये 4 जनवरी 2006 में ये फोर्स में आया था। साफ्टा को बनाने के पीछे कहानी यही थी, आइडिया यही था कि हम लोग म्यूचुअल कोऑपरेट करेंगे और इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो होगा ना, तो इससे हमारे देश के बीच में जो राइवलरी है, जो टेंशन्स है, वो शायद कम हो। ठीक है, आपको बता दूं कि दुनिया में जब एक दूसरे के ऊपर इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बढ़ती है ना, अगर इंडिया पाकिस्तान पर डिपेंड हो कुछ चीज़ों के लिए और पाकिस्तान इंडिया पर डिपेंड हो, तो शायद कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, तो यही एक मोटिव था कि हाँ इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बेटर करेंगे तो इससे जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके होने के चांसेस कम होंगे। बट कुछ कंट्रीज को लगता है नहीं नहीं यार, इंडिया इससे फ़ायदा ले लेगा। ठीक है, कि इंडिया हमारे मार्केट में घुस जाएगा, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी इकॉनमी है। इस रीज़न में तो आप कह सकते हो कि यही है ना, बिग ब्रदर है, दादा तो यही है। तो हो सकता है कि इंडिया हमारी इकॉनमी में घुस जाए और हमारे जो मैटर्स है उसमें इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दे अपने कमर्शियल प्रेजेंस के द्वारा। और वही दूसरी तरफ इंडिया को लगता है कि नहीं इससे तो फ़ायदा ही होगा, सबका फ़ायदा होगा। तो वही चीज़ है ना कि ताकतवर है, ज़रूर इंडिया ताकतवर है, लेकिन अब डर लगता है छोटे छोटे कंट्रीज़ को इंडिया घुस जाएगा। लेकिन इंडिया का दिल ये है कि कहता है कि भाई करो तो सही, इससे तो फ़ायदा ही मिलेगा, सबका फ़ायदा होगा, सबका साथ होगा। तो ये सारी चीज़ है। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि साफ्टा की वैसे ज़रूरत नहीं है, साफ्टा फालतू की चीज़ है, क्योंकि इंडिया का बायलैटरल ट्रेड तो हो ही रहा है। बायलैटरल जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो तो है ही भूटान, नेपाल, श्रीलंका के साथ, तो वी डोंट नीड समथिंग लाइक साफ्टा एंड ऑल। तो ये अलग अलग टेक्स है डिफरेंट कंट्रीज़ के। सो दैट्स इट साफ्टा में। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन इज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। यूरोपियन यूनियन एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है आपको। यूरोपियन यूनियन के बारे में आप चीज़ों लिखो। इवन कि आप हेडिंग भी डाल सकते हो, वही चीज़, यूरोपियन यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992 बाय साइनिंग द मास्टर्स ट्रीटी नीदरलैंड्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप जस्टिफाई करोगे, ईयू के बारे में लिखोगे, ईयू कि मिलिट्री डोमिनेंस के बारे में लिखोगे। आपको पता होना चाहिए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जो आर्मी है यूएसए के बाद, वो ईयू की है कंबाइंड। ईयू का जो एक मेंबर है फ्रांस, उसके पास करीब 300 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, और सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री बजट है यूएस के बाद यूरोपियन यूनियन का ही। अच्छा हाँ, मैं आपको एक चीज़ और नोटिस करवा दूँ कि अगर आप एनसीईआरटी की बुक खोलोगे, वहाँ पर ना न्यूक्लियर आर्सेनल्स वाला जो पॉइंट है और परमानेंट सीड वाला जो पॉइंट है, तो उसमें ना ब्रिटेन का भी नाम दिया गया है, लेकिन आप उसको मेंशन मत करना, क्योंकि ब्रिटेन इज़ नो लॉन्गर ए मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। अब वो मेंबर नहीं रहा। ठीक है, 2020 में ही वो निकल चुका है, ब्रिटेन एग्जिट कर चुका है, जिसको ब्रेक्जिट कहा जाता है। तो इसलिए केवल फ्रांस के बारे में आपको लिखना है। फ्रांस हैज़ न्यूक्लियर आर्सेनल एंड फ्रांस इज़ द ओनली मेंबर from the European Union to have a permanent seat in the यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये चीज़ ख्याल रखना है इस चीज़ का। पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक डोमिनेंस की बात करें तो हाँ, फ्रांस के पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक परमानेंट सीट है। उसके अलावा बहुत सारे नॉन परमानेंट मेंबर तो होते ही हैं, और इससे फ़ायदा ये मिलता है कि यूएस की पॉलिसी को चैलेंज कर सकते हैं। और इवन कि यूएस ने जो ईरान के साथ जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसमें एक चैलेंज करने वाली चीज़, अपनी बात को बुलंद तरीके से रखने के लिए ये इससे स्ट्रेंथ बनता है। इकोनॉमिक डोमिनेंस की बात करें तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी, अगर आप इसको कंपाइंडली मानोगे तो, कंट्री के हिसाब से मानोगे तो यूएस के बाद चाइना आता है, लेकिन अगर आप ईयू को एक पूरा कंबाइंड मान लो तो फिर दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाती है। करीब 17 ट्रिलियन से ज़्यादा बड़ी जीडीपी है 2016 के डेटा की अगर बात करें तो। एंड यूएस डॉलर को एक थ्रेट दे सकता है, चैलेंज कर सकता है। एंड इसका जो वर्ल्ड ट्रेड में हिस्सेदारी है ना, यूएस से 3 गुना ज़्यादा बड़ी। तो इस तरीके से आप यूरोपियन यूनियन को एक इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो। अगेन यहाँ पर एक फ्लैग ज़रूर बना देना, ये हमारी तरफ से छोटा सा ट्रिक है जिससे आप अपने आंसर को बेटर कर सकते हो, अपने आंसर को दूसरों से ज़्यादा एक डिफ्रेंशिएटर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब याद हो गए होंगे। करना आपको क्या है कि इसको अपने हाथों से लिखना है। ठीक है, ब्रेन की मेमोरी पर ज़्यादा भरोसा मत करो आपको, क्योंकि हाथ से लिखने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, तो आप उसको प्रैक्टिस करो उन क्वेश्चंस को। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है, इसका ये जो आपने क्वेश्चंस देख रहे हैं, इसका जो पीडीएफ है वो मैंने प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन में,
दिया गया लिंक है, वहाँ पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी किसी प्रकार की समस्या आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कंसेप्ट या कोई भी है, हमने आपके लिए हम तक पहुँच बहुत एक्सेसिबल रख रहा है, ठीक है। आप हम तक कभी भी पहुंच सकते हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, किसी भी मीडियम के थ्रू आप हम तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हो। यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो और ज़रूर बताना कि ये क्वेश्चंस आपको फ़ायदा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, मतलब आप बहुत ज़्यादा सिंसियर हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि यू हैव वॉच्ड टिल नाउ, ठीक, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ना बहुत ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।